हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू विकीपीडिया क्लासेस। सो दिस इज़ मोहित आनंद और आज हम जो है वो डिस्कस करेंगे मॉक टेस्ट नंबर 4 दैट विल बी रिलेटेड टू योर इंडियन इकोनॉमी। बोथ कॉन्सेप्चुअल एंड फैक्चुअल पार्ट विल बी कवर्ड। सो इंपॉर्टेंट रहेंगे एमसीक्यूज़। जिसको भी पीडीएफ चाहिए इन एमसीक्यूज़ की, ही और शी कैन ज्वाइन दी व्हाट्सएप ग्रुप। तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैं साथ ही दे दूंगा। यू कैन ज्वाइन दी व्हाट्सएप ग्रुप और वहाँ पे आपको जितनी भी वीडियोज़ हैं उनकी अपडेट्स भी एंड एट द सेम टाइम पीडीएफ्स भी जो है वो मिल जाएंगी। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स स्टार्ट एंड कम टू द क्वेश्चंस। बस सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखिए, अगर आप वीडियो देख रहे हैं और क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जस्ट राइट इन द कमेंट सेक्शन कि आपके कितने सही हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल इन दिस वीडियो आई हैव 32 क्वेश्चंस, सो प्लीज़ टेल मी कि कितने क्वेश्चंस आपके ठीक हो रहे हैं। बाकी वीडियो को लाइक कर दो, इतना तो आप कर ही सकते हो एंड आई होप कि आपको वीडियो ये पसंद आएगी। So let's start the video and take question number 1. So first question is the important feature of the green revolution is. So आप सबको पता है 1966-67 वाले फाइनेंशियल ईयर में ग्रीन रेवोल्यूशन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। तो क्वेश्चन इज कि ग्रीन रेवोल्यूशन का सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर जो है वो क्या है इनमें से। सो हेयर आर योर ऑप्शंस। सो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान रखिएगा। द बेसिक थिंग इज़ द हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम। तो HYV सीड्स जो थे वो बेसिकली इंट्रोड्यूस करवाए गए थे ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पे, तो इसलिए हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम इज़ द बेसिक फीचर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। नेक्स्ट इज प्रोफेशनल टैक्स इज लिवाइड बाय। सो दिस इज फ्रॉम द टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सो प्रोफेशनल टैक्स कौन लिवाई करता है? देखो, प्रोफेशनल टैक्स वो होता है जो डॉक्टर्स, लॉयर्स जैसे लोग जो हैं जो पे करते हैं। सो प्रोफेशनल टैक्स बेसिकली लिवाई करता है स्टेट गवर्नमेंट। ये आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक्टिविटीज़ विच आर अंडरटेकन बाय ह्यूमन बींग्स फॉर अर्निंग मनी कैन बी कॉल्ड एज। सो दिस इज़ अ वेरी बेसिक क्वेश्चन और बड़ी बेसिक सी डेफिनेशन है ये बेसिकली किसी भी प्रोफेशन की। So profession is any activity which is undertaken by human beings for earning money. So you should remember this. Next is in a government company द शेयर कैपिटल ऑफ द गवर्नमेंट मस्ट नॉट बी लेस देन। तो किसी भी कंपनी को हम गवर्नमेंट कंपनी या पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग तभी बोलते हैं जब उसमें गवर्नमेंट का शेयर एटलीस्ट 51% हो, यानी 50% से ज़्यादा होगा तो ही हम उसको गवर्नमेंट कंपनी जो है वो कंसीडर करते हैं। तो 51% से कम शेयर नहीं होना चाहिए अगर किसी भी पर्टिकुलर कंपनी को एक गवर्नमेंट कंपनी कहलाना है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द गुड्स आर इम्पोर्टेड फॉर द पर्पज़ ऑफ एक्सपोर्ट। सो जब गुड्स इंपोर्ट किए जाएं फॉर द पर्पज़ ऑफ एक्सपोर्ट, फॉर एग्जांपल हेयर इज़ इंडिया, इंडिया यूएसए से कोई गुड मंगवाता है और उसके बाद उसको एक्सपोर्ट कर देता है किसको, फॉर एग्जांपल मलेशिया को। तो इंडिया ने वो गुड अपनी कंजम्पशन के लिए नहीं मंगाया, वो मंगाया मलेशिया को एक्सपोर्ट करने के लिए। तो वी इम्पोर्टेड गुड्स फ्रॉम यूएसए टू एक्सपोर्ट इट टू मलेशिया। तो द टर्म दैट इज़ यूज्ड इज कॉल्ड एज एंट्रेपोर्ट। एंट्रेपोर्ट बेसिकली वो पोर्ट होता है जहाँ पे गुड्स इंपोर्ट किए जाते हैं फॉर एक्सपोर्ट पर्पस। सो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियाज लार्जेस्ट एग्रो इंडस्ट्री। इनमें से कौन सी इंडिया की एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री सबसे बड़ी है? सो रिमेंबर द राइट आंसर इज टेक्सटाइल्स। और टेक्सटाइल्स के बारे में एक और फैक्ट ध्यान रखिएगा कि टेक्सटाइल्स जो है वो हमारी कंट्री में सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर सेक्टर है। सबसे बड़ा जो है वो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा लोग जो है एम्प्लॉयड है। उसके बाद अगर कोई सेक्टर है तो दैट इज़ द टेक्सटाइल सेक्टर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द मोस्ट लेबर इंटेंसिव अमंग द फॉलोइंग। तो इनमें से कौन सी ऐसी इंडस्ट्री जिसको ज़्यादा लेबर की ज़रूरत पड़ती है? तो लेबर इंटेंसिव का मतलब है जिसको ज़्यादा लेबर चाहिए होती है। तो रिमेंबर द राइट आंसर इज कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। सो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है इट इज़ अ लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री। देन द पर कैपिटा इनकम इज़। पर कैपिटा इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं हम? तो बेसिक है कि आप नेशनल इनकम को डिवाइड कर दीजिए टोटल पॉपुलेशन के साथ। सो दैट वी जो आपका आंसर आएगा दैट वुड बी द पर कैपिटा इनकम। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट, द टोटल नंबर ऑफ बैंक्स नेशनलाइज्ड इन इंडिया इन ईयर्स 1969 एंड 1980। तो टोटल बैंक्स इन 2 सालों में कितने नेशनलाइज किए गए थे? देखिए, 69 में 14 बैंक्स नेशनलाइज किए गए और 80 में 6 बैंक्स। तो टोटल कितने 20 बैंक्स नेशनलाइज किए गए थे इन 2 सालों में। सो ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, ऑक्ट्रॉय रेफर्स टू। सो ऑक्ट्रॉय इज बेसिकली अ काइंड ऑफ टैक्स। सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज एंट्री टैक्स। सो आप फॉर एग्जांपल आपने किसी एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरी डिस्ट्रिक्ट में जाना, तो नॉर्मली बड़ी बहुत जगह ऐसा होता है कि डिस्ट्रिक्ट में अगर आप गुड्स लेके एंटर कर रहे हो तो यू नीड टू पे अ टैक्स दैट इज़ कॉल्ड एज एंट्री टैक्स और उसको ही बोलते हैं ऑक्ट्राई।
तो ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट इज द मेन एंड फाइनल एम ऑफ लैंड रिफॉर्म्स। जो लैंड रिफॉर्म्स आफ्टर इंडिपेंडेंस स्टार्ट हुए थे, उनका मेन और फाइनल एम क्या था? रिमेंबर, मैंने पहले भी अपनी क्लासेस में भी बच्चों को काफ़ी पढ़ाया है ये, कि जो बेसिक एम था वो था लैंड टू द टिलर, मतलब मेकिंग टिलर्स एज द ऑनर्स ऑफ द सॉइल। मतलब जो लैंड जो टिल कर रहा है, लैंड के राइट्स जो हैं या लैंड की मालकियत जो है वो उस आदमी के पास होनी चाहिए। तो जो मेन और फाइनल एम था लैंड रिफॉर्म्स का वो यही था कि लैंड शुड बी गिवन टू द टिलर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेडरल फाइनेंसिस डील्स विद। तो फेडरल फाइनेंसिस बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। फेडरल फाइनेंस बेसिकली डील्स विद स्टेट फाइनेंसिस, सो दिस इज इंपॉर्टेंट। सो स्टेट फाइनेंसिस को फेडरल फाइनेंसिस कहा जाता है। देन नेशनल इनकम इन इंडिया इज़ कंप्यूटेड बाय। सो कौन सी ऐसी अथॉरिटी है जो नेशनल इनकम को कैलकुलेट करती है इंडिया में? सो रिमेंबर द राइट आंसर इज CSO, दैट इज सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट अकर्स ड्यू टू। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होती है जो कि एक पर्टिकुलर सीजन के लिए होगी। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर पूरा ईयर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड नहीं करता। फॉर एग्जांपल सोइंग के पीरियड में एम्प्लॉयमेंट होती है, फिर उसके बाद जो पीरियड है, जो राइपनिंग वाला पीरियड है, उसमें कुछ नहीं होता। देन उसके बाद फिर हार्वेस्टिंग के पीरियड में लोग जो है वो एम्प्लॉयड होते हैं। तो सीजनल एम्प्लॉयमेंट बेसिकली होती है सीजनल वेरिएशंस की वजह से। सो जब सोइंग का सीज़न है, एवरीबडी इन दी फैमिली, एवरीबडी इन दी विलेज विल बी एसोसिएटेड विद द एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। फिर जब सोइंग हो जाएगी उसके बाद सब जो है वो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। और उसके बाद जब हार्वेस्टिंग का सीज़न आएगा फिर से सारे जो है हार्वेस्टिंग के काम में लग जाएंगे, तो दे विल बिकम एम्प्लॉयड। सो इस टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट को क्या कहा जाता है? सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस। जितना भी डिफेंस पे एक्सपेंडिचर है वो किसका आइटम है? इट इज़ अ टाइप ऑफ, सो यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट द एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू पार्ट ऑफ द बजट। आप जब बजट पढ़ते हैं तो उसमें रिमेंबर इट इज़ अ काइंड ऑफ पब्लिक कंजम्पशन। पब्लिक कंजम्पशन क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो खर्च कर रही है डिफेंस में। इंडिया में पैसा जो है वो आदमी नहीं खर्च करते, प्राइवेट कंपनियां कम खर्च करती हैं, नहीं खर्च करती। जबकि एक्सपेंडिचर डिफेंस पे जो है वो कौन करता है? गवर्नमेंट करती है। सो इट इज़ अ काइंड ऑफ पब्लिक कंजम्पशन। नेक्स्ट, द कोर स्लोगन ऑफ 10th 5 ईयर प्लान। 10th प्लान जो था उसका बेसिक स्लोगन क्या था? दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और मैं आपको अभी बता दूं, जितने भी आपके 5 ईयर प्लान हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्ज़ाम। पर्टिकुलरली जो आने वाला आपका JKPSI का एग्ज़ाम है बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो 8th 9th 10th 11th 12th प्लान, क्योंकि 12th प्लान बाद में डिसकंटिन्यू हो गया, सो जो जितने भी ये प्लान हैं इनके जो बेसिक एम है ये आपको पता होने चाहिए। सो द बेसिक एम वॉज 8% ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम। सो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। नाउ विच सेक्टर्स कॉन्ट्रीब्यूशन इन टू द नेशनल इनकम इज डिक्लाइनिंग इन इंडिया इन रिसेंट ईयर्स। तो रिसेंट ईयर्स में कौन सा ऐसा सेक्टर है जिसकी कॉन्ट्रीब्यूशन इंडिया की नेशनल इनकम में कम होती जा रही है? तो रिमेंबर, हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या इंडस्ट्रियल सेक्टर बढ़ रहा है। टर्शरी सेक्टर, सर्विस सेक्टर तो आपको पता है सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन इसी की है। प्राइमरी सेक्टर जो है इसकी कंट्रीब्यूशन कम हो रही है। सो ये ध्यान रखिएगा। सो प्राइमरी माने एग्रीकल्चर जो सेक्टर है, एलाइड एक्टिविटीज़ का, इसका कंट्रीब्यूशन कम हो रहा है। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इनडायरेक्ट टैक्स। इनमें से कौन सा इनडायरेक्ट टैक्स नहीं है? तो आई होप आपने टैक्सेशन का स्ट्रक्चर पूरा इंडिया का पढ़ लिया होगा और टाइप्स भी पढ़ लिए होंगे। तो आपको पता होगा कि सर्विस टैक्स, कस्टम ड्यूटी और एक्साइज ड्यूटी, ये तीनों क्या है? दे आर इनडायरेक्ट टैक्सेस। इसमें कॉरपोरेशन टैक्स जो है वो डायरेक्ट टैक्स है। तो कॉरपोरेशन टैक्स, इनकम टैक्स, ये क्या है? ये इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं। ठीक है। नेक्स्ट, द डायरेक्ट टैक्सेस कोड इज रिलेटेड टू विच अमंग द फॉलोइंग। तो डायरेक्ट टैक्सेस कोड है, इसका मतलब ऑब्वियसली वो डायरेक्ट टैक्सेस से रिलेटेड ही होगा। तो डायरेक्ट टैक्स इसमें से जो होगा उसी से रिलेटेड होगा। सो इनकम टैक्स इसमें क्या है? डायरेक्ट टैक्स है, इसलिए रिलेटेड किससे है? डायरेक्ट टैक्सेस कोड से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इंडस्ट्री जनरेट्स इनविजिबल एक्सपोर्ट्स। इनविजिबल एक्सपोर्ट हम या इनविजिबल इम्पोर्ट हम यूज़ करते हैं नॉर्मली सर्विस सेक्टर के लिए, क्योंकि दे आर नॉट विजिबल ना। फॉर एग्जांपल बैंकिंग सर्विसेज, अगर मल्टीनेशनल कंपनीज जो है वो बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करवा रही हैं, तो दैट एवरीथिंग इज़ डन इलेक्ट्रॉनिकली। सर्विसेज प्रोवाइड हो रही हैं। कंट्री का ऑफिस एक कंट्री में है बैंक का, और ट्रांजेक्शन दूसरे कंट्री में भी हो रही हैं। सो इट इज़ अ काइंड ऑफ इनविजिबल काइंड ऑफ एक्सपोर्ट। सो वो हमारा सर्विस सेक्टर, और सर्विस सेक्टर में इन सब में से जो है वो हमारा आता है ट्रैवल एंड टूरिज्म। सो ट्रैवल एंड टूरिज्म इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इनविजिबल एक्सपोर्ट्स। देन FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट में क्या डिफरेंस होता है? इनमें से कौन सी टर्म उसको डिफाइन करती है? तो आई होप आपने
एफडीआई और एफआईआई पढ़ लिया होगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ा होगा, बैलेंस ऑफ ट्रेड पढ़ा होगा, तो वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट जो है वो है। सो मैं आपको डायरेक्टली आंसर पे लाता हूँ। तो ऑप्शन देखिए, एफडीआई ब्रिंग्स कैपिटल, टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, एंड एफआईआई ब्रिंग्स ओनली कैपिटल। एफडीआई टारगेट स्पेसिफिक सेक्टर, एफआईआई हेल्प इन इंक्रीजिंग फॉरेन कैपिटल अवेलेबिलिटी। FII is considered more stable. FII targets both primary and secondary market, while FDI targets only primary market। देखिए ये तो इनमें डिफरेंस नहीं है बिल्कुल भी। FDI स्पेसिफिक टारगेट्स, ये ऐसा भी नहीं है। FII स्टेबल नहीं होती, इसकी जगह FDI ज़्यादा स्टेबल होती है। तो द राइट आंसर इज़ फर्स्ट, दैट इज़ FDI जो है वो अपने साथ कैपिटल भी लाती है, टेक्नोलॉजी भी लाती है और मैनेजमेंट भी लाती है, जबकि FII सिर्फ कैपिटल लाती है। सिंपल सा आपको बताऊँ, फॉर एग्जांपल अगर कोई फॉरेन इन्वेस्टर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है तो दैट इज़ प्रिसाइजली फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। और अगर कोई फॉरेन इन्वेस्टर इंडिया में आके KFC या मैकडोनल्ड्स खोलता है तो दैट बिकम्स FDI, क्योंकि वो कैपिटल भी ला रहा है, टेक्नोलॉजी भी ला रहा है और मैनेजमेंट भी देख रहा है उसकी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट स्टिपुलेटेड इन द फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 2003। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट। ये आप अगर पढ़ चुके हैं तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े हैं तो बेसिक इसके कुछ फीचर्स याद कर लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, पर्टिकुलरली फिजिकल डेफिसिट को कंट्रोल करने के लिए, आप सोच कह लीजिए कि मैनेज करने के लिए। तो इसमें था कि एलिमिनेशन ऑफ प्राइमरी डेफिसिट वाज नॉट स्टिपुलेटेड, बाकी सारी चीज़ें दैट वर देयर इन द एक्ट। अगर किसी को चाहिए होगा तो यू कैन मैसेज मी, आई विल प्रोवाइड यू विद दिस। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ नॉर्मली कपल्ड विद। तो इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ इनमें से कौन सी चीज़ होती है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ इन्फ्लेशन होगी ही होगी, क्योंकि इन्फ्लेशन तब होती है जब चीज़ों की डिमांड बढ़ती है। जब चीज़ों की डिमांड बढ़ती है तो सप्लाई भी बढ़ती है, सप्लाई बढ़ती है तो उसके साथ सप्लाई डिमांड जब बढ़ेगी तो उसके साथ साथ ही आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ भी जो है वो होगी। तो ध्यान रखिएगा, इन्फ्लेशन बहुत ज़रूरी चीज़ है फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर इन्फ्लेशन नहीं होती है और इकोनॉमिक, तो तब कभी भी इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो सकती है। ध्यान रखिएगा, इसमें एक टर्म है स्टैगफ्लेशन, ये ध्यान रखिएगा। नॉर्मली क्या है, इन्फ्लेशन हाई होने की वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ भी जो है वो बढ़ती है, पर इन्फ्लेशन हाई होने के बावजूद अगर इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं बढ़ेगी तो उस टर्म को बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ रुपी कन्वर्टिबिलिटी। देखिए कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रुपी या रुपी कन्वर्टिबिलिटी इकोनॉमिक टर्म है जिसका मतलब होता है कि आप अपनी करेंसी को, या फॉर एग्जांपल रुपी को किसी और करेंसी में कन्वर्ट करवा पाओ या किसी और करेंसी को रुपी में कन्वर्ट करवा पाओ। तो ध्यान रखिए, इट इज़ द परमिशन ऑफ द कन्वर्जन ऑफ रुपी टू अदर करेंसीज एंड वाइस वर्सा। सो दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which among the following increases the credit creation is increased by credit creation। तो अगर इकोनॉमी में क्रेडिट क्रिएशन होगा मतलब उधारी बढ़ेगी, उधारी क्रिएट होगी। उधारी की कैसे क्रिएट होगी? उधार क्रिएट होता है मनी से, मनी बढ़ेगी तो ही तो उधार क्रिएट होगा ना। मनी बढ़ने का मतलब है लोग बैंकों से कर्ज लेंगे तो क्रेडिट बढ़ेगा। तो क्रेडिट क्रिएशन होने से बेसिकली क्या होता है, मनी सप्लाई बढ़ती है। तो मनी सप्लाई जब बढ़ती है, लोगों ने ज़्यादा उधार लिया, इसका मतलब लोगों के पास ज़्यादा पैसा आया, तो मार्केट में पैसा ज़्यादा आएगा। पैसा जब ज़्यादा आएगा तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो प्राइसेस अपने आप अप होंगे। सो क्रेडिट क्रिएशन से अल्टीमेटली इन्फ्लेशन भी इंक्रीज करती है। सो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लार्जेस्ट एरिया अंडर कल्टीवेशन। इनमें से इंडिया में किस क्रॉप के अंडर सबसे ज़्यादा एरिया है कल्टीवेशन का? तो रिमेंबर द राइट आंसर इज राइस। राइस हैज़ द हाइएस्ट एरिया अंडर कल्टीवेशन। देन वेरिएबल रिजर्व रेट्स एंड ओपन मार्केट ऑपरेशंस आर इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ। सो ये बड़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। वेरिएबल रिजर्व रेट्स हैं आपके कौन से? यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट SLR एंड CRR, दैट इज स्टेटूटरी लिक्विडिटी रेशियो एंड कैश रिजर्व रेशियो। तो ये, और उसके बाद ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशन बेसिकली क्या है, जब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को RBI जो है वो सेल या बाय करता है, मतलब बेचता या खरीदता है, उसको बोला जाता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। मतलब गवर्नमेंट के लिए पैसा जुटाने के लिए या गवर्नमेंट का पैसा लगाने के लिए जब RBI जो है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को बेचता या खरीदता है, उसको बोला जाता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। और जो SLR
स्टेटूटरी लिक्विडिटी रेशो और CRR जो है दे कम्स अंडर वेरिएबल रिजर्व रेट्स। तो ये दोनों किसके इंस्ट्रूमेंट हैं आपको ये बताना है। सो रिमेंबर दे आर एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। सो मॉनेटरी पॉलिसी जो RBI बनाता है उसके बेसिक इंस्ट्रूमेंट है ये दोनों, ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट इज on the basis of the recommendation of Raghavan Committee, the Government of India has enacted the Competition Act in which year? तो Competition Act जो है वो किस साल जो है वो आपका इनेक्ट किया गया था, किस कमिटी की रिकमेंडेशन पे? राघवन कमेटी की। सो रिमेंबर वी हैव कॉम्पिटिशन एक्ट ऑफ 2002। इसके अंडर इंडिया में कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया बना हुआ है। इट इज़ अ स्टेटूटरी बॉडी जो कि देखती है कि इंडिया में किसी भी कंट्री, किसी भी पर्टिकुलर कंपनी की मोनोपोली ना हो जाए और एक हेल्दी कंपटीशन जो है वो मार्केट में बना रहे। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो था वो कंपटीशन एक्ट के अंडर बना था, ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट इज विच अमंग द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ डुअल इकोनॉमी? डुअल मतलब डबल इकोनॉमी। डुअल इकोनॉमी का मतलब क्या? ये सारी चीज़ें डुअल इकोनॉमी को डिफाइन करती है। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री दोनों एग्जिस्ट कर रही हैं, कमर्शियल एग्रीकल्चर भी हो रहा है, सब्सिस्टेंस फार्मिंग भी हो रही है, उसके बाद मॉडर्न इंडस्ट्री और कमर्शियल एग्रीकल्चर भी है, और सब्सिस्टेंस फार्मिंग और ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट भी है। सो रिमेंबर द राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, विच 5 ईयर प्लान ऑफ इंडिया इज कॉल्ड इंडस्ट्री एंड ट्रांसपोर्ट प्लान? तो कौन सा ऐसा प्लान था जिसका बेसिक फोकस वॉज ऑन इंडस्ट्री एंड ट्रांसपोर्ट? रिमेंबर फर्स्ट वाले प्लान का जो बेसिक फोकस था वो था एग्रीकल्चर, और सेकंड वाले का था इंडस्ट्री। और इंडस्ट्री में भी कई बार क्वेश्चन पूछते हैं कौन सी इंडस्ट्री। सो रिमेंबर द फोकस वाज ऑन हैवी इंडस्ट्रीज पे, नॉट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बट हैवी इंडस्ट्रीज पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज द अपेक्स बॉडी इन कोऑपरेटिव सेक्टर and deals in procurement, distribution, export and import of selected agricultural commodities? सो सेलेक्टेड एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ को प्रोक्योर करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना, और उसके बाद कोऑपरेटिव सेक्टर में जो अपेक्स बॉडी है वो इनमें से कौन है? तो रिमेंबर द राइट आंसर इज नेफेड, दैट इज़ नेशनल एग्रीकल्चर फेडरेशन। सो ये ध्यान में रखिएगा, नेफेड का काम है ये सारा। नेक्स्ट, ऑन विच डेट फेरा वॉज रिप्लेस्ड बाय फेमा? तो अगर आपने थोड़ा सा इकोनॉमी का, इंडियन इकोनॉमी का पर्टिकुलरली पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में पढ़ा इकोनॉमी का, तो फेरा इज़ फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट जो 1973 में आया था, और फेमा वॉज फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। सो ये फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट ने रिप्लेस किया था फेरा को ऑन 1 जून 2000। तो वी हैव फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 1999, जो कि फोर्स में आया था 1 जून 2000 को। तो इट रिप्लेस्ड फेरा। सो ये ध्यान में रखिएगा। सो दीज आर ऑल द क्वेश्चंस दैट यू नीड टू डू। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। इफ़ यू हैव एनी डाउट इन एनीथिंग तो यू कैन आस्क। PDF आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी, और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी 3 मॉक टेस्ट जो हैं वो भी आपके चैनल पे आपको मिल जाएंगे। 2 ज्योग्राफी के हैं उसमें, और एक हिस्ट्री का है। अगला मॉक टेस्ट भी हम फिर लेके आऊँगा मैं, उसमें भी हम इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। आई होप योर प्रिपरेशन इज़ गोइंग गुड। सो सी यू सून, टेक केयर।